वर्ष स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, है ना, जो कि भारतीय संविधान की भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक्स आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में लगभग, तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पहले बात करें भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। बात करें नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जा सकता, है ना। और ये आपको बताया गया है, ये जो कि अनुच्छेद 37 में जो कि आपको बताया गया है इस बात को। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है, और ये पब्लिक वेलफेयर जो है कि आपका अनुच्छेद 38 में जो कि बताया गया है संविधान में। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा, है ना। तो ये जो बातें मतलब इस तरह से कही जाती है ये सब पूछ दिया जाता है ना। केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। अब डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। यहाँ पे कह रहा है राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल, राज्य की सरकार, है ना। तो ये राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 37, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। उसके बाद 38 की बात करें, अनुच्छेद राज्य लोक कल्याणकारी की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, जैसे राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 39, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद अब उसके बाद देखें, राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करें। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन इसमें किया गया है। उसके बाद ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। अब अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धावस्था, बेकारी, अंगहीनता, बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत एवं मनवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश, मातृत्व अवकाश, जो कि अनुच्छेद 42 के तहत ही दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो इसमें जो है कि जो भी मजदूरी हो वो फिक्स किया जाएगा सरकार की तरफ से अनुच्छेद 43 के अनुसार, है ना। उसके बाद बात करते हैं श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए, है ना। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता या कानून कॉमन सिविल कोड का प्रावधान करता है। उसके बाद राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करें। कानून को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है। अभी हाल ही में इसको जो उत्तराखंड भी इस चीज़ को लागू कर चुका है। अब अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करे। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसी जो है कि पारित किया गया था। आंगनबाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं, है ना। यही सब पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्लभ वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्लभ वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। तो अनुच्छेद 46 के अनुसार है, क्या है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के, है ना, अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगी।
है ना। अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है ना। इसी के अनुसार अभी बिहार में जैसे जो शराबबंदी कानून जो लागू किया गया है वो अनुच्छेद 47 के तहत ये लागू किया गया है, जिसमें कि शराबबंदी किया गया है। उसके बाद इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया। अनुच्छेद 48 की बात करें, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्जा, सिंचाई, उन्नतिशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध, है ना, भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाए। उसके बाद 48A की बात करें, 48A आर्टिकल, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, ये मौलिक कर्तव्य में भी अपना था। इसके बाद वन, राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्य की व्यवस्था करें। उसके बाद अनुच्छेद 49 की बात करें, राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल तथा स्थान जैसे कंपनी बाग हो गए, खुदाई में प्राप्त हुई वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाए। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 50 के अनुसार इसमें विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है और आप सभी लोग जानते होंगे अनुच्छेद 51A जो है इसमें जो है कि आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है, जो कि वर्तमान में 11 है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने जो है कि सारा कंटेंट को कवर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।